नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो सत्ता के गलियारों की हलचल और तमाम रोचक खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। एक बार जब आप पर बदनामी का दाग लग गया तो वो दाग आसानी से छूटता नहीं है, और मामला जब चर्चित आईएएस अफसरों का है तो फिर तो सबकी निगाह उस ओर रहती है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में राजधानी में ईडी ने बहुत तगड़ी छापेमारी कर दी है। इस छापेमारी में आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित चल रहे आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश के जो खास थे, जो उनके बिचौलिए थे, उनके साथ साथ एक होटल व्यापारी पर भी छापा पड़ा है। अब ये कहा जा सकता है कि अभिषेक प्रकाश जैसे अफसर राज्य सरकार की एजेंसियों पर सेटिंग करके हाथ पैर जोड़ के मेहरबानी प्राप्त कर रहे थे। अब तक बचते आ रहे थे, लेकिन अब ईडी ने उनके चेले पर जब शिकंजा कस दिया है तो साफ है कि अब उनकी आज़ादी ज़्यादा दिनों की नहीं बची है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक सोलर प्लांट घोटाला हुआ रिश्वतखोरी का, और वो मामला खुला जिसमें मुख्यमंत्री के आदेश पर गिरफ्तारियां भी हुई, और इस मामले में यूपी के चर्चित आईएएस अफसर और इन्वेस्ट यूपी के तत्कालीन सीईओ रहे अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया गया। अभिषेक प्रकाश पर चार जांचें चल रही हैं। एक तो गोमती नगर थाने में एफआईआर लिखी गई, लेकिन उसमें उनका नाम नहीं आया। सरकार ने एक एसआईटी बनाई, एसआईटी आज तक उनसे पूछताछ नहीं कर पाई। विभाग के स्तर पर भी नियुक्ति द्वारा एक जांच शुरू की गई। इसके अलावा भटगांव में, लखनऊ में डीएम रहते जमीन मुआवजे को लेकर भी एक राजस्व परिषद की जांच को दबाया गया था। विजिलेंस ने आज तक अभिषेक प्रकाश के मामले में एक कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन अचानक से अब इसमें ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी भारत सरकार की संस्था है, और उसने लखनऊ में जो छापेमारी की है वो अभिषेक प्रकाश के मामले में निकांत जैन, जिसको बिचौलिया माना गया, जो जेल गया, उसके घर पे छापेमारी हुई, उसके ठिकानों पर हुई, और साथ साथ लखनऊ के एक चर्चित व्यवसायी हैं राजेंद्र सिंह बग्गा, जिनका आईटी के पास रेगनेंट होटल है, उस पर भी छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा, इसी रेगनेंट होटल पर। तो ये मामला अब और फैल रहा है, बढ़ रहा है कि अभिषेक प्रकाश जिसके साथ थे उसके साथ उनका क्या कारोबार था, और उस आदमी ने और किससे किससे लेन देन और कारोबार कर रखा था। ये सब चीज़ें भी अब ईडी खंगालेगी। वैसे सोचने वाली बात यह है कि निकांत जैन कोई 4-6 हज़ार करोड़ का घोटालेबाज आदमी नहीं है कि उसके मामले में ईडी आवे। ये तो राज्य सरकार की संस्थाएं पर्याप्त थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जब राज्य सरकार की संस्थाओं की सुस्ती देखी गई तब केंद्र ने एजेंसियों को एक्टिव किया, और उसमें ईडी ने अब हस्तक्षेप करके पहले मामले में ये छापेमारी की है। तो निकांत जैन पर छापा पड़ रहा है, और जो उनके अब्बा हैं उन पर आज तक न छापा पड़ा, न मुकदमा लिखा गया, न कोई कार्रवाई हुई। तो समस्या इस बात की है कि भाई शेर से जीत न पाओ और चूहे का कान न मेठो, तो ये कितने दिन तक चलेगा। तो फिलहाल ये है कि अब जब केंद्रीय एजेंसी आई तो उम्मीद करें कि अब चीज़ें ज़्यादा साफ होंगी। जब ये आरोपी रिमांड पे लिए जाएंगे तो वो वहाँ पर जो नाम लेंगे उसमें फिर अब पुराने डीएम साहब का बचना मुश्किल है। वैसे भी निकांत जैन के मामले में तो 21 करोड़ रुपए की घूस ली गई थी, उसके पहले कितनी घूस ली गई हो और कितनी घूस का आगे आश्वासन रहा हो, ये भी अभी सब खुलकर नहीं आया है। लेकिन हद है
कि राज्य सरकार की संस्थाओं ने, एसआईटी ने अभियोजन स्वीकृत के नाम पर इस पूरे मामले पर मिट्टी डाल दी। अगर यूपी में एजेंसियों ने काम किया होता तो ईडी को यहाँ पर छापा मारने की जरूरत ना पड़ती। अपने यहाँ एक बड़ा शेर चर्चित है कि रुमाल मांग ली है किसी महाजबीन से और कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। ये आंसू के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल न पाएंगे किसी वॉशिंग मशीन से।